मुराद सलीम खान साहब से है जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। दोस्तों, शाकिर साहब की दोनों एक्सपेक्टेशन अभी गलत हो जाएगी। एक तो ये कि मैं कम टाइम में बोलता हूँ और अच्छी बात बोलता हूँ। मैं सोचता था कि सितंबर में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, शाह बनेंगे या आदित्यनाथ। तो इस सवाल का जवाब मुझको अभी हमारे दोस्त कॉन्ट्रैक्टर साहब ने दे दिया कि 44 एक स्पीच प्रधानमंत्री ने दी, 15 जो है वो अमित शाह ने दी और बेचारे योगी 12 पे। तो योगी अगले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब अगर वो 16 स्पीच दिए होते तो उनका चांस था। दोस्तों, अभी हमारी तीसरा लाइन चली गई। उसको इंसल्ट कर रहे हो? हाँ, अभी भी मौका है 1-2 महीने में। तीसरा लाइन कह रही थी कि भाई 75 साल की बात। तो मैं फैज का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ये दाग दाग उजाला ये शब्द गुज़ीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। मैंने फैज का शेर इसलिए सुनाया कि महाराष्ट्र में अगर आप फैज का शेर सुनाओ तो भी आपके ऊपर मुकदमा लगा जाएगा। ये हालत हो गई है। विवेक अग्निहोत्री अपनी पिक्चर कश्मीर फाइल्स में फैज की ये नजम रखता है, लेकिन ये वो जो कि सरकार का चहीता है इसलिए उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। अभी हमारी जीनत बहन ने बहुत दिलचस्प बात बताई। उनका जो वो सिंधी दुपट्टा बेचने वाला है दुकानदार, उसकी बीवी चाहती है कि दुबई चली जाए, यानी चले जाए सबको। तो ये उनको जान के खुशी होगी कि विवेक ओबेरॉय जिसने मोदी जी का रोल किया था एक फ्लॉप फिल्म में, खुद मोदी जी भी फ्लॉप हो चुके हैं, वो भी दुबई जा चुका है। तो इसलिए ये बहुत आम बात है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई मुस्लिम कंट्रीज को देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज को देखने इतना दूर जाने की क्या जरूरत है। अभी 2 यात्रा चल रही है। एक यात्रा कश्मीर में चल रही है जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, उसके अंदर देखिए अमरनाथ यात्रा कितनी शांति से चल रही है। और एक कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें हर रोज क्या होता है और किस तरह से लोगों को चेक किया जाता है। इससे ये बात समझी जा सकती है कि कौन आदमी कंसर्न है, कौन लोग कंसर्न है और कौन लोग वायलेंट है। तो ये इन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि भाई इसका प्रभाव भी बताना चाहिए। तो ये जो प्रभाव की बात है, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान का जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो उससे होता है जिसको वो अपना दोस्त समझता है। और इंसान को वो बुराई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जिसे वो अच्छाई समझता है। तो हमारा जो समाज है इसमें एक बड़ा तबका नफरत को अच्छाई समझने लगा है और इसका नुकसान खुद उसको भी भुगतना पड़ेगा। हमने देखा इतिहास में कि भाई हिटलर ने बहुत नफरत फैलाई, मुसोलिनी ने बहुत नफरत फैलाई और उसका सबसे गंभीर नतीजा उन्हीं दोनों को भुगतना पड़ा। तो हम लोग इसीलिए ये नारा भी लगाते हैं कभी कभार कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो खुद भी सुरक्षित नहीं। एल के अडवाणी साहब ने एक राम रथ यात्रा निकाली, सारे हिंदुस्तान में नफरत फैलाई। आज आप देखिए कि उस यात्रा की वजह से जो आदमी पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री बना हुआ है वो कहाँ पे उसने अपने गुरुजी का क्या हाल किया। 75 साल बोल के उनकी छुट्टी कर दिया। अब वो आके बोले कि भाई तुम्हारे 75 साल हो रहे हैं, तुम्हारी भी छुट्टी हो, नहीं हो सकता। तो जिन्होंने नफरत का बीज डाला था आज वो खुद उसको जो है वो भुगत रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि जो लोग अभी नफरत फैला रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी पहलगाम का मामला हुआ, पहलगाम के बाद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हुआ, प्रधानमंत्री के खून में दौड़ रहा था सिंदूर। लेकिन दुनिया का कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं आया? ये 60 डेलीगेशन दुनिया के 35 देशों में गए
और क्यों खाली हाथ लौट के आए? अभी पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया 1 महीने के लिए, सिर्फ 3 कंट्रीज ने उसकी मुखालिफत किया। क्यों ऐसा होगा? उसका कारण यह है कि हम लोगों को जाके समझाते हैं कि देखो हमारा देश बहुत जो है वो शांति प्रिय देश है, लेकिन वो लोग पूछते तो हैं कि आपने रोहिंग्या लोगों को जो है वो आंख पे पट्टी बांध के जहाज में लेके गए और बर्मा के अखिर में जो है वो लाइफ जैकेट पहना के पानी में उतार दिया। तो ये कौन सी शांति है और ये कौन सा सद्भाव है? तो इस तरह की बातें जब हम खुद करेंगे दोस्तों, तो बांग्लादेश के नाम पे खुद महाराष्ट्र से 7 लोगों को पकड़ के ले गए उनके बॉर्डर में। उन्होंने कहा भाई ये तो है ही नहीं। उसके बाद वापस आए, मुर्शिदाबाद के लोग थे, उनके पास आधार कार्ड था, सब कुछ था, लेकिन ये कि हम अपने नागरिकों को महज इसलिए कि वो मुसलमान हैं अगर दूसरे देश में धकेलेंगे और दुनिया को बताएंगे कि साहब हम जो है वो बहुत शरीफ हैं और बाकी लोग बहुत खराब हैं, तो लोग भी जो है उनकी भी आंखें हैं, उनको भी दिमाग है। तो ये इसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। और 1-2 बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे साकिब साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं और आप लोग भी सवाल पूछने के लिए। आप देखिए, ये जो पहलगाम का मामला था, इसके बाद पूरे कितने स्टैटिस्टिक्स तो बताए कि पहलगाम के बाद कितने नंबर बढ़ गए, लेकिन आप ये देखिए कि वहां पे एक विधवा थी, एक फौजी की विधवा, हिमांशी नरवाल। उस बेचारी ने सिर्फ ये कहा कि इसका कोई संबंध मुसलमानों से या कश्मीरियों से नहीं है, इसके बहाने उनको तंग नहीं किया। उसके बाद हिमांशी नरवाल को जिस तरह से ट्रोल किया गया, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे कोई नहीं बचेगा। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का, दलितों का, ईसाइयों का, सिखों का नहीं है। नरवाल जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो एक फौजी है, फौजी की बीवी है, विधवा है, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सूफिया कुरैशी को बिठाया हमारी सरकार ने, तो इन्होंने जो है इनके मंत्री ने, जो अभी मंत्री बना हुआ है, तबाह से उसका नाम भी विदेशा है। यानी मैं अमित शाह की तरफ नहीं, वो आदिल शाह की तरफ बात कर रहा हूँ, जिसने के आतंकवादी की बंदूक पकड़ लिया था। हालांकि वो लोग उसको मारना नहीं चाहते थे और उसने अपनी जान गंवाई। ये मंत्री जो विजय शाह है, इसने कहा कि वो जो है उसकी बहन है आतंकवादियों की, जिससे हमने उसको वो किया और उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए से बचाया गया। हाई कोर्ट जो है उसको सजा देना चाहता था। तो दोस्तों ये कीमत जो है वो हम लोग चुका रहे हैं अपने इस देश में। और जाने दो, अभी शाकिब साहब खड़े हो गए तो मैं भी बैठ जाता हूँ। वो फिगर मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात करूँगा। देखिए, 26 लोग पहलगाम में मारे गए, मुझको बहुत दुख है। लेकिन इस 1 साल में मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, उसमें 25 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई और वो सारे के सारे मुसलमान थे। उन 26 में एक मुसलमान था, लेकिन इन 25 में एक भी गैर मुस्लिम नहीं था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन 26 के लिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, इन 25 के लिए क्या किया जाएगा? इसका बदला कैसे लिया जाएगा? इसको कैसे इंसाफ मिलेगा? और अगर सरकार ये नहीं करती, सरकार ये करती है कि जिस आदमी के ऊपर दिल्ली दंगों का मामला था, कपिल मिश्रा, और जिसकी एफआईआर लिखवाने की वजह से एक जज का ट्रांसफर हुआ, उसको जो है वो दिल्ली में न्याय मंत्री बना देती है। न्याय मंत्री मैं कह रहा हूं। तो हमको सिविल सोसाइटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा और इसको खत्म करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। और मैं पुरुमीद हूं माने साहब की तरह कि ये लोग ढलान पे हैं, लेकिन इनको ढलान से जल्दी नीचे उतारने के लिए हम लोगों को धक्का लगाना पड़ेगा। वो इशारों से बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।